मुझे ड्रॉप स्पॉट की तरफ से अपने एजेंट की आवाज सुनाई देने लगी। वो वायरलेस पर जहाज के पायलट से बातें कर रहा था। मेरी निगाहें आसमान पर लगी थी। अब मुझे जहाज का साया सा चक्कर लगाता नजर आ रहा था। जहाज ने हमारे ऊपर 2-3 चक्कर लगाए और एक तरफ को वापस चला गया। मैं इंतजार करने लगा कि अब इंडियन तखरीबकार पैराशूटों के जरिए छलांगे लगाते हैं, अब लगाते हैं, मगर कोई पैराशूट के जरिए नीचे न गिरा। मुझे फिक्र लगी। अचानक फजा मशीन गन्नों की गोलियों से गूंज उठी। मशीन गन्ने अलिया और एजेंट के पास नहीं थी। मुझे अंधेरे में एक तरफ से कितने ही इंसानी साए दौड़ते हुए ड्रॉप स्पॉट पर हमला करते नजर आए। साथ ही फजा में रोशनी का गोला जमीन से फायर किया गया और सारा इलाका रोशन हो गया। मैंने अलिया और अपने एजेंट को देखा। उन्हें इंडियन फौजियों ने स्टेन गन्नों की जद में ले रखा था। दोनों के हाथ सरों से बुलंद थे। उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा थी और मेरे फायर करते ही वो बड़ी आसानी से मुझे भी हलाक कर सकते थे। मैं परेशानी के आलम में पत्थरों के नीचे से सर निकाले अपने एजेंट को कुछ कहते देख रहा था। उसके अल्फाज मुझ तक नहीं पहुंच रहे थे। देखते देखते अलिया और एजेंट को भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया। उनके हाथ पीछे बांध दिए गए और उन्हें धकेलते हुए पीछे टीले की तरफ ले जाने लगे। एक भारतीय अफसर चिल्लाया, पीछे देखो, इनका कोई साथी भी होगा। ये सुनना था कि मैंने पीछे ढलान पर छलांग लगा दी और लुढ़कता हुआ नशेब की झाड़ियों में जा गिरा। वहां से उठा और तेजी से अंधेरे में दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि मेरे पीछे कोई भारतीय फौजी आ रहा है या नहीं। रास्ते से मैं वाकिफ था। मेरा रुख गार वाले खुफिया ठिकाने की तरफ था जो वहां से 2 फरलांग पर ही वाक़ था, मगर मैं गार में नहीं जाना चाहता था। जब मैं गार के सामने उस जगह पहुंचा जहां पहाड़ी चश्मा बह रहा था तो गार में दाखिल होने की बजाय मैं चश्मे के पत्थरों पर पांव रखता गार वाले टीले के अकब में आ गया। जहां से एक छोटा सा पहाड़ी रास्ता टीलों के बीच में से होता हुआ शुमाल में पीर पंजाल की पहाड़ियों की तरफ निकल गया था। मैं इस पहाड़ी रास्ते पर आ गया और जितनी तेज भाग सकता था भागने लगा। पहाड़ी रास्ते बहुत जल्द थका देते हैं, उन पर भागना इतना आसान नहीं। फिर भी जवानी का खून था। मैंने रात के अंधेरे में काफी रास्ता तय कर लिया। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं खतरे की हद से दूर निकल आया हूँ तो एक जगह दरख्त के नीचे बैठ गया। मेरा सांस फूला हुआ था। मैं हाँफ रहा था। 2 मिनट बैठकर सांस को जरा दुरुस्त किया और अल्लाह का नाम लेकर दोबारा आगे रवाना हो गया। मैं बाकी सारी रात पहाड़ी रास्तों पर चलता रहा। अपनी यादाश्त और अंदाजे से मैं पौ फटने से पहले उस इलाके में निकल आया था जहां से दुश्वार गुजार रास्ता अलिया की बहन के घर को जाता था। मेरे लिए छुपने की वही एक जगह थी। इस इलाके को भारतीय फौज ने जरूर अपने घेरे में ले लिया होगा और दिन निकलने के बाद मैं पकड़ा जा सकता था, क्योंकि सिवाय अलिया की बहन के मैं वहां किसी को नहीं जानता था और ऐसी हालत में किसी गांव का रुख करना अपनी मौत को आवाज देने के बराबर था। मैं भटकता हुआ जीनत के गांव तक पहुंच गया। एक मोड़ घूमा तो सामने ही मुझे उसके मकान का अकबी हिस्सा नजर आने लगा। मैं चढ़ाई चढ़ गया। वो मुझसे 50 कदम दूर था। आहिस्ता आहिस्ता चलता मैं मकान तक पहुंच गया और सहन में से गुजरकर कोठरी की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ से जीनत नमूदार हुई। उसके हाथ में पीतल की गड़वी थी। मुझे देखकर एक पल के लिए छिटकी, पीछे देखा, फिर मुझे कोठरी में जाने का इशारा किया और खुद ऊंची आवाज में बकरी को आवाजें देने लगी। कोठरी में घुसते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया और चारपाई पर गिर गया। शॉटगन तमीज के अंदर से निकाल कर मैंने चारपाई के नीचे रख दी। बाहर कुछ देर तक जीनत की आवाज आती रही। फिर दरवाजा खुला और वो अंदर आ गई। सबसे पहला सवाल उसने अलिया के बारे में किया। मैंने कहा उसे इंडियन फौज ने पकड़ लिया है। अपना एक और आदमी भी पकड़ा गया है। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर फरार हुआ हूँ। जीनत ने अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे आहिस्ता बात करने का इशारा किया और दूध से भरी हुई गड़वी मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, दूध पियो, मैं अभी आती हूँ, बाहर मत निकलना। गड़वी में बकरी का झाग भरा दूध था। उसमें से ताज़ा दूध की खुशबू उठ रही थी। मैंने आधी गड़वी खाली कर दी। जीनत दोबारा अंदर आई तो मैंने उससे कहा, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए बहन। अलिया गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय फौज के आदमी यहाँ जरूर छापा मारेंगे। जीनत बड़े पुरएतमाद लहजे में बोली, मेरे भाई से वो लोग कुछ ना मालूम कर सकेंगे। वो मर जाएगा मगर मेरे और अपने घर के बारे में कुछ नहीं बताएगा। मैं उसे जानती हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं रहना होगा। तुम जल्दी से मेरे साथ आओ। ये बंदूक कपड़े में लपेट कर अपने साथ ले लो। जीनत मुझे मकान के पीछे से निकाल कर नीचे नशेब में ले आई जहाँ नाला बह रहा था। नाले के किनारे किनारे चलते हम कुछ दूर गए तो वहाँ एक जगह पहाड़ी दीवार में काफी बड़ा कुदरती शिकाफ था, जहाँ जीनत ने अनाज वगैरह रखने के लिए जगह बनाई हुई थी। शिकाफ के मुंह पर लकड़ी का पुराना तख्ता कब्जों से जड़ दिया गया था। यह दरवाजा बड़े बड़े पत्थरों की ओट में कुछ इस तरह छुप गया था कि बाहर से उसे कोई नहीं देख सकता था। दरवाजा खोलकर जीनत ने मुझे अनाज की बोरियों और लकड़ियों के ढेर के पीछे दरी बिछाकर जगह बना दी। फिर बोली, यहाँ तुम जब तक चाहे रह सकते हो, सिर्फ तुम्हें दिन के वक्त बाहर नहीं निकलना होगा। तुम्हें खाना रात के वक्त और मुंह अंधेरे मिल जाया करेगा। पानी का घड़ा मैं यहाँ रख दूंगी।
मैं खामोशी से दरी पर बैठ गया। शॉटगन मैंने एक तरफ लकड़ियों के ढेर के नीचे छुपा दी। जीनत वापस आने का कहकर चली गई। मेरे लिए किसी जगह पनाह हासिल करना बहुत जरूरी था। अपना एजेंट गिरफ्तार हो चुका था। चूंकि अलिया भी उसके साथ था, इसलिए मुमकिन था कि अलिया किसी तरीके से फरार होकर वहां आ जाए और अपने साथ एजेंट को भी ले आए। दूसरी तरफ ये भी खतरा था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस उससे उसका अता पता मालूम करके यहाँ छापा न मारे। मैं अजीब उधेड़बुन में था। कभी सोचता कि यहाँ से निकल जाऊं, फिर ख्याल आता कि यहाँ से निकल कर किधर जाऊंगा। अगरचे मेरा हुलिया मामूली प्लास्टिक सर्जरी के बाद काफी हद तक बदल गया था, ताहम ये सारा इलाका मेरा दुश्मन था और पुलिस दिल्ली से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर मद्रास तक मेरी तलाश में थी। मैं किसी वक्त कहीं भी फिरते हुए पकड़ा जा सकता था। आखिर मैंने यही फैसला किया कि जब तक अलिया और एजेंट की कोई इत्तला नहीं मिलती, मैं इसी जगह छुपा रहूंगा। ये जगह काफी हद तक महफूज थी। अगर भारतीय फौजी जीनत के मकान पर छापा भी मारते तो उन्हें ये जगह नजर नहीं आ सकती थी। जीनत कमर पर पानी का घड़ा और सर पर मेरे लिए एक गर्म कंबल डाले वापस आ गई। उसने पानी का घड़ा बोरियों के पास रख दिया, 2 कंबल मेरे पास रख दिए और मेरे पास बैठकर दम लेने लगी। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, मेरा भाई सच्चा मुजाहिद है। मैं जानती हूँ कि वो मर जाएगा मगर जबान नहीं खोलेगा। और फर्ज कर लो कि फौजी किसी तरीके से उससे मेरे घर के बारे में मालूम कर भी लेते हैं तो यहाँ आकर क्या बरामद कर लेंगे। मेरे पास तो सिवाय एक बकरी और 2 मुर्गियों के और टूटे फूटे सामान के और कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, मगर इस बार अलिया के साथ अपना एक एजेंट भी था। मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले उसके साथियों की तलाश में यहाँ छापा मारेंगे और मुमकिन है वो तुम्हें भी पकड़ कर ले जाएं। जीनत के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी नमूदार हुई। कहने लगी, वो मुझे जान ही से मार देंगे ना, इससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकते। मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ। मैं खामोश हो गया। जीनत उठते हुए बोली, तुम खामोशी से यहाँ छुपे रहो। हाँ, अगर तुम यहाँ से चले जाने का फैसला करो तो मुझे इत्तला देने की जरूरत नहीं है। मैं इस खोली को खाली देखकर समझ जाऊंगी कि तुम जा चुके हो। तुमसे पहले भी मैंने यहाँ कई नौजवान मुजाहिदों को पनाह दी है। तुम पहले आदमी नहीं हो। वो चली गई। दरवाजे को उसने बंद करके आगे पत्थर इस तरह से रख दिया था कि जरा सा धक्का देने से पत्थर हट सकता था। उसका हौसला देखकर मेरा भी हौसला बुलंद हो गया। खोली में अंधेरा था। मैं कंबल ओढ़कर दरी पर लेट गया। बाहर नाले के पानी के पत्थरों से टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। दिन गुजर गया। शाम के बाद रात का अंधेरा और रात की खामोशी छा गई। कुछ देर बाद जीनत मेरे लिए चावल लेकर आ गई। मैंने उससे हालात के बारे में दरियाफ्त किया तो वो बोली, मैंने तुम्हें कह दिया है कि कुछ नहीं होगा। मेरा भाई उन्हें कुछ नहीं बताएगा। वो बड़ी खुशी से मौत को सीने से लगा लेगा, मगर तुम्हारा या मेरा या अपने घर वालों का नाम तक नहीं लेगा। मुझे जीनत के बयान पर शक था। अगर फौजियों में से किसी ने अलिया को पहचान भी लिया तो फौज उसके घर और फिर उसकी बहन के घर पर छापा मार सकती थी। लेकिन एक बात से मुझे कुछ तसल्ली भी हो रही थी कि एक दिन गुजर गया था, अभी तक फौज या पुलिस वहां नहीं आई थी। जीनत के जाने के बाद मैंने यही तय किया कि मजीद एक दिन देखूंगा। अगर अलिया और एजेंट में से कोई वापस न आया तो मैं भी यहाँ से चल दूंगा। मेरे पास कुछ रुपए अभी बाकी थे। यही सोचा कि जम्मू शहर की बजाय आगे श्रीनगर शहर की तरफ निकलने की कोशिश करूंगा। वहां लिबास तब्दील करके खुद को सयाह जाहिर करने के बाद गुलमर्ग या पहलगाम के मकाम पर किसी रेस्ट हाउस में पनाह लूंगा और वहां से किसी तरीके से वायरलेस पर पीछे पाकिस्तान में अपने बॉस से राब्ता कायम करने की कोशिश करूंगा। मैं किसी भी छोटे ट्रांजिस्टर सेट को थोड़ी सी मेहनत और रद्दोबदल के बाद वायरलेस में तब्दील करने की अहलियत रखता था। मैं बोरियों और लकड़ियों के अंबार के पीछे दरी पर 2 कंबल ऊपर ओढ़ कर लेट गया और अपने आइंदा लाए अमल पर गौर करने लगा। बाहर गहरी खामोशी थी। इस खामोशी को नाले के पानी की हल्की हल्की आवाज ही मुतजलजल कर रही थी। नींद मेरी आंखों को बंद कर रही थी। मुझे बाहर पत्थरों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। पहले तो मैं उसे ख्वाब में आने वाली आवाज समझा, लेकिन आवाज करीब आ रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और शॉटगन को लकड़ियों के नीचे से निकालकर मजबूती से थामा और बिस्तर से उछलकर खोली के दरवाजे की एक जानिब दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। मैंने सांस रोक लिया था। कान बाहर से आने वाली आवाज पर लगे थे। कदमों की चाप दरवाजे के करीब आकर रुक गई। ये जीनत नहीं थी। कदमों की आवाज भारी और मर्दाना थी। मैंने शॉटगन की नाली का रुख दरवाजे की तरफ कर दिया। अंदर आने वाला अब पूरी तरह से मेरी गन की जद में था। दरवाजा खोलने की बजाय आने वाले ने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी और फिर सरगोशी जैसी आवाज में कहा, तुम अंदर हो। उस शख्स ने मेरा नाम लिया था। सरगोशी की वजह से मैं आवाज ना पहचान सका। मैंने कोई जवाब न दिया, बल्कि शॉटगन के ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ा दिया। ये कौन हो सकता है? मेरे जहन ने मुझसे सवाल किया। बाहर से फिर आवाज आई, क्या तुम अंदर हो? मैं अलिया हूँ, फायर न करना।
अलिया को मालूम था कि मेरे पास शॉटगन है और मैं दुश्मन से बचकर छुपा हुआ हूँ। कुदरती तौर पर मैं अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आने वाले पर फायर कर सकता हूँ। अलिया का नाम सुनना था कि मेरे तने मुर्दा में जैसे नई जिंदगी की लहर दौड़ गई। मैंने उसकी आवाज पहचान ली थी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और अलिया अंदर घुस आया। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया, पूछा अपने एजेंट की क्या खबर है। उसने मेरे पास बैठकर चादर से माथे पर आया हुआ पसीना पोंछा, बोला कुछ खबर नहीं, मैं तो उसी वक्त वहां से भागने में कामयाब हो गया था। मैंने कहा लेकिन तुम्हारे तो हाथ पीछे बांध दिए गए थे, मैंने अंधेरे में देखा था। वो बोला मेरे साथी एजेंट के भी हाथ बांधे गए थे। ये बताओ तुम्हारा साथी तुम्हारी तरह कमांडो नहीं है? मैं कुछ समझ न सका। मैंने कहा वो कमांडो तो नहीं है मगर इंतहाई तजुर्बाकार और कोहना मश्क मुजाहिद है। अलिया अपने हाथों को दबाते हुए कहने लगा, तब ही वो फंस गया और मैं भाग निकलने में कामयाब हो गया। जब उन्होंने मेरे हाथ पीछे बांध दिए थे तो मैं उसी वक्त अपने खास फन से काम लेते हुए रस्सी को ढीला करने लगा था। जब उन्होंने मुझे जीप में धकेला तो मैं रस्सी में से एक हाथ निकाल चुका था, लेकिन वो हाथ वैसे ही पीछे रखा हुआ था। हैरानी की बात है कि तुम्हारा एजेंट इस बात से बेबहरा था। चुनाचे जब जीप घाटी वाली सड़क पर पहुंची तो मैंने जीप में से नीचे घाटी में छलांग लगा दी। फौजियों ने गोलियां चलाई मगर मैं अंधेरे में गायब हो चुका था। मैं कस्तन वहां से दूसरी तरफ निकल गया और सारा दिन एक खंडर में दरिया किनारे छुप कर गुजार दिया। आज रात को अंधेरा होने के बाद मैं वहां से निकला और यहाँ पहुंचा हूँ। यहाँ आकर जीनत ने तुम्हारे बारे में बताया। मैंने पूछा क्या भारतीय फौजियों ने तुम्हें पहचाना नहीं कि तुम इस गांव के गुजर अलिया हो? अलिया मुस्कुराया, बोला अव्वल तो वहां अंधेरा था, दूसरी बात यह है कि हमें इलाके की पुलिस तो पहचान सकती है मगर फौजियों को क्या पता कि हम कौन हैं। मैंने उससे एजेंट के बारे में पूछा कि फौजी उसे कहाँ ले गए होंगे। अलिया कहने लगा वहीं ले गए होंगे जहां उन्हें एक पाकिस्तानी जासूस को ले जाना चाहिए, यानी पीछे अपने हेडक्वार्टर में, और वहां उससे पूछगिछ की जाएगी। फिर वो कुछ फिक्रमंद सा हो गया और बोला तुम्हारा ये एजेंट कहीं उन्हें हमारे बारे में न बता दे। मेरा मतलब है कि क्या उसमें हिंदू फौज का तशद्दुद बर्दाश्त करने की ताकत है। मैंने अलिया को बताया कि वो एक जिम्मेदार और जांबाज मुजाहिद है। वो मर जाएगा मगर जबान नहीं खोलेगा। अलिया कुछ सोचकर कहने लगा इस बारे में यकीन से तुम नहीं कह सकते, लेकिन ये अच्छा हुआ कि मैंने उसे अपना गांव और ठिकाना नहीं बताया। उसे सिर्फ मेरा नाम ही मालूम है और मेरे नाम के यहाँ हर गांव में आदमी रहते हैं। अब ये बताओ कि तुम क्या सोचते हो। मैंने कहा अलिया हम दोनों एक ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि एजेंट को दुश्मन की कैद से आज़ाद करवाना किस कदर जरूरी है। जब तक मैं उसे आज़ाद नहीं करवा लेता एक कदम आगे नहीं उठा सकता। अलिया ने कोई जवाब न दिया। मैंने उसके चेहरे पर तजब्जुब के आसार देखते हुए कहा ठीक है, अगर मेरी यहाँ मौजूदगी से तुम्हें खतरा है और तुम अपने एजेंट के लिए कुछ नहीं करना चाहते तो मैं सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जाऊंगा। मैं अपने तौर पर उसे दुश्मनों की कैद से आज़ाद करवाऊंगा। अलिया ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, बोला मेरे दोस्त तुमने ये क्या कह दिया? क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारा हम ख्याल मुजाहिद नहीं हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने एक सरफरोश को काफिरों के रहमो करम पर छोड़कर खुद खामोशी से बैठ जाएं? नहीं मेरे दोस्त, अल्लाह हमारे साथ है, हम उसे दुश्मन के चुंगल से जरूर छुड़वाएंगे। मेरा हौसला दो चंद हो गया और मुझे खुशी भी हुई क्योंकि अलिया इस सारे इलाके से वाकिफ था और ऐसे मुजाहिदों को भी जानता था जो महकमों के अंदर मुलाजिम रह कर काम कर रहे थे। अलिया ने कहा अभी तुम इसी जगह रहो, मैं दिन के वक्त जाकर बाहर हालात का जायजा लूंगा और एजेंट का सुराग भी लगाऊंगा कि उसे कहाँ और किस मकाम पर मिलिट्री पुलिस ने रखा हुआ है। तुम्हें सुबह शाम यहाँ खाना पहुँच जाया करेगा। मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद सुबह निकल जाऊंगा। खुदा हमारे साथ है। अलिया चला गया। मैं बहुत कुछ सोचने लगा। एक बात के बारे में मुझे यकीन था कि एजेंट का सुराग लगाने में अलिया बेहद कलीदी हैसियत रखता है। एक बार ये मालूम हो जाए कि मिलिट्री पुलिस ने अपने एजेंट को किस जगह रखा है, उसके बाद उसे वहां से निकालने का काम हम दोनों मिलकर सरंजाम दे सकते थे, मगर मैं अकेला उसका सुराग नहीं लगा सकता था। मुंह अंधेरे अलिया की बहन जीनत मेरे लिए चाय और रोटी लेकर आ गई। अलिया के आने से वो बड़ी खुश थी। मैंने सारा दिन खोली में ही गुजार दिया। रात को जीनत खाना लेकर आई तो उसने बताया कि उसकी बेटी जैन अपने फूफा के घर से वापस आ गई है। सुबह वो उसके लिए चाय लेकर आएगी। वो बोली उसके सामने घबराना मत, जैन हमारी राजदार है। इससे पहले वो इस जगह कई मुजाहिदों को चाय खाना लाकर देती रही है। हमारी तो जान भी पाकिस्तान पर कुर्बान है। मैं जीनत के इस जज्बे से बड़ा मुतासिर हुआ। हकीकत यह है कि कश्मीर के हर मुसलमान के सीने में यही जज्बा मौजूद है। जीनत चली गई तो मैं भी सो गया।